हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही नया और बहुत ही अनूठा टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है हमारा गॉसेस थ्योरम। लेकिन उस गॉसेस थ्योरम को पढ़ने के पहले, समझने के पहले हमें एक चीज जानना होगा जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। हम और आप जानते हैं कि एरिया जो है अपने आप में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मगर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि हमें एरिया को अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो कैलकुलेशन करने में सहूलियत होती है। इन जनरल हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं जिसमें कि उस सरफेस के द्वारा, उस एरिया के द्वारा एक वॉल्यूम को घेरा जाता है। हिंदी में बोले तो कोई भी एक आयतन को घेरते हैं तो आयतन को घेरने के लिए जो सरफेस का इस्तेमाल होता है, उस सरफेस में हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाय कन्वेंशन हम उसमें डायरेक्शन डालते हैं तो वो हमारा बन जाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें कि हमें क्या करना होगा, एरिया को स्केलर नहीं लेकर के वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा। चलिए इसको हम थोड़ा बहुत लिख के देखते हैं कैसा होता है। तो आइए कहते हैं कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इन सम प्रॉब्लम्स it is convenient to treat it as a vector। मान लिया जाए कि ये हमने एक सरफेस से एक वॉल्यूम को घेर रखा है, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट हमने ले लिया एरिया। अब आप देख सकते हैं जब आप अंदर से बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे तो यहां पर इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे आप क्या करेंगे, वेक्टर का डायरेक्शन असाइन करेंगे। जैसे यहां पे हमने क्या ले रखा है, एनकैप। एनकैप जो है डायरेक्शन देगा एरिया वेक्टर का। तो मान लीजिए कि ए जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इससे एसोसिएट जो करेंगे वेक्टर उसको लिखेंगे ए वेक्टर और इसका वैल्यू होगा ए इंटू एनकैप। बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface is taken to be in the direction of the outward drawn normal। यानी आप सिंपली एरिया को एरिया वेक्टर बनाएंगे कैसे, इस एन कैप को जोड़ के। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस is defined as the total number of electric fluid lines passing through that surface। It is a scalar quantity। यानी अब हमें फ्लक्स जो है वो देखना है किसके चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। मान लिया जाए कि एक हमारा यहां इस तरीका से कोई सरफेस है जो कि वॉल्यूम को घेर रहा है और यहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेरी तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं एरिया जो है यहां पे इरेगुलर मैनर में वॉल्यूम को घेर रहा है। मान लीजिए किसी वक्त यहां पर अगर हमने ले रखा है एलिमेंट्री एरिया जिसका की वैल्यू है, ये एरिया जो है ये है मान लिया जाए ds, और अगर हम इस पे नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो एनकैप इस ds के ऊपर हुआ और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस नॉर्मल वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कहता है कि तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता है कि कंसीडर अ सरफेस मेड अप ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ds, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर ds वेक्टर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज d phi इज इक्वल टू e cos थीटा इनटू ds। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ है और एरिया वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो करेंगे क्या, e cos थीटा इंटू ds। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आ जाएगा e ds cos थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यही इसी को अब हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे e डॉट ds वेक्टर। आप देख सकते हैं ds जो है मैग्नीट्यूड है, एनकैप जो है डायरेक्शन है, इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ds वेक्टर से। तो जो हमारा एलिमेंट्री जो फ्लक्स है वो वैल्यू हो जाएगा
ई डॉट डी एस। और अगर हम चाहते हैं कि हमें टोटल फ्लक्स कितना है वो निकालना है तो क्या करेंगे, इन सारे छोटे छोटे सबका सम लेंगे। अगर ये डिस्क्रीट मैनर में अगर होगा तब हम सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये कंटिन्यूअस मैनर में होगा तब हम इंटीग्रल साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई, यानी यहां पढ़ेंगे इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान देना है इसको। आपने देख लिया इसे, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि हमारा एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन मीटर एक साथ एडजस्ट कर दीजिए हो जाएगा जूल, तो जूल मीटर पर कूलम। और साथ ही साथ इसका डायमेंशन जो होगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1 के बराबर होगा। ये सिंपली आपने डायमेंशनल एनालिसिस में निकालना सीख लिया है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ के ऊपर। क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस इन फ्री स्पेस is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। इसको लिखेंगे कैसे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इंटीग्रल के ऊपर जीरो का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना है यह वह क्यू है जो कि इंक्लोज्ड यानी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के अंदर होगा, किसके द्वारा, वो सरफेस के द्वारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां पे 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, और इसको हमने एक सरफेस से घेर रखा है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि चार्ज को इनक्लोज कर दिया, यानी एक वॉल्यूम बना लिया है सरफेस के द्वारा, और उस वॉल्यूम के अंदर हमने चार्ज को रखा है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम को घेरने के लिए हमें सरफेस की आवश्यकता होगी, तो यहां पे ये जो सरफेस है इसको नाम देंगे गॉसियन सरफेस, यानी वह सरफेस जिसके द्वारा आप चार्ज को क्या करेंगे, इंक्लोज करेंगे। और जब हम यहां पे इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो यहां फाई से तात्पर्य होगा ई डॉट डी एस, और यहां वैल्यू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये इस Q का मतलब है नेट चार्ज। अब डिपेंड करता है कि यह Q1 अपने आप में पॉजिटिव हो सकता है, Q2 निगेटिव हो सकता है, Q3 फिर से पॉजिटिव हो सकता है। हमने लेना क्या है, हमने उन सबका अलजेब्रिक सम लेना है, यानी सिंपली उसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। जो पॉजिटिव होगा उसको प्लस ले लेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस ले लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसको पढ़ेंगे क्या, तो कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस, यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये याद रखना है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सरफेस ही हो, वो मेरा क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, आप चाहें तो स्फीयर भी ले सकते हैं। आप गौर कीजिए, अगर हम इसी चीज को अगर एक्सप्लेन करने की बात करें, इसको आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। हमने बोला कि चार्जेस की बात है, फ्लक्स की बात है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास सरफेस है, चार्ज है
तो अगर हमने मान लिया कि यहां पे चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ये वाले के सरफेस के अंदर, तो ये नेट चार्ज अगर हमने पॉजिटिव ले रखा है, यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की तरफ निकलेगा, तो आपको नजर आएगा कि टोटल फ्लक्स कुछ इस तरीका से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हम इसकी जगह अगर एक क्यूब ले लेते, अभी आप देखिए अभी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतने ही निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज तो हमारा वही 10 का 10 है। अगर इसी के जगह अगर हम ट्रायंगुलर शेप में ले लेते, चार्ज को अभी भी घेर रखा है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ही निकल रहा है। तो यहां पे आपको यह मैटर नहीं करता है कि किस तरीका का शेप है गॉसियन सरफेस का, मैटर यह करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। अब सवाल उठता है कि क्या अगर कोई चार्ज अगर बाहर है तो वो अपना असर डालेगा? तो जवाब है नहीं डालेगा। कैसे? वो देखिए, अगर हम कहते हैं कि अगर इसी Q के जगह यहां बड़ा सा चार्ज अगर हमने ले रखा है, मान लीजिए Q1, तो अब इसी डायग्राम को हम यहां दोबारा बनाते हैं। देखिए कि अगर हमने बोला कि इसके अंदर तो है हमको Q और बाहर ले लिया हमने Q1, तो जितना फील्ड लाइंस यहां से अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर आ जाएगा, जितना ही अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर आ जाएगा। तो अगर हम नेट कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम सिंबॉलिकली मान लेते हैं कि टोटल 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने लिया था कि 1 2 3 4 5, तो अगर हमने बोला कि 5 फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, 2 आउटसाइड चार्ज के चलते आ गए, लेकिन अगर नेट फील्ड लाइंस की बात करें तो अभी भी तो हमारा 5 का 5 ही है। क्यों? तो यहां 2 बढ़ के 2 यहां से निकल गया, तो नेट तो हमको 5 ही बचा। तो नतीजा क्या है कि जब हम नेट फ्लक्स की बात करेंगे, कब? जबकि चार्ज को हमने इंक्लोज कर दिया है किसी गॉसियन सरफेस के द्वारा, तो नेट फ्लक्स जो है, मतलब जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर निकल रहा है वो चेंज नहीं होगा अगर कोई भी चार्ज हम उस गॉसियन सरफेस के बाहर रख दे तो बाहर रखने वाला चार्ज जो है नेट फ्लक्स में 0 कंट्रीब्यूशन देगा। तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर यहां बाहर में कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, चाहे कोई भी किसी तरीका का, बड़ा हो छोटा हो, इसका जो असर होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितने फील्ड लाइंस अंदर आएंगे गॉसियन सरफेस के उतना ही वो क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सीबीएसई एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कहता है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। मतलब कूलम्स लॉ को निकालना है गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो हम और आप क्या जानते हैं कूलम्स लॉ में कि यदि कोई 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर वैक्यूम में या फ्री स्पेस में r डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 1/4/ε0 Q1 Q2 by r², राइट। तो इसी चीज को हम लोगों को डेराइव करना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। तो चलिए इसी चीज को कैसे करते हैं देखते हैं बोर्ड पे। अगर हम कहते हैं कि 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है Q1 और Q2, ऐसा कीजिए कि सबसे पहले Q1 को एक स्पेसिफिक पॉइंट O पॉइंट पे रख दीजिए, और हम और आप अभी बताएं कि Q1 से Q2 की दूरी जो है वो कितनी है, R है। चलिए ठीक है, तो इस Q2 को इस्तेमाल करते हुए यहां पर Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी जो है सो R है। हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो अपने आप में क्या होगा, एक स्फेरिकल सेल की तरह होगा। यानी इस R का
रेडियस मानते हुए एक स्फेरिकल सेल बनाएंगे। स्फेरिकल सेल क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने बोला कि गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक वॉल्यूम को घेरना होगा। किसके द्वारा? सर्टेन सरफेस के द्वारा। तो जिस सरफेस से चार्ज को घेर के यानी सर्टेन वॉल्यूम को घेरेंगे उसको नाम दिया गया था गॉसियन सरफेस। तो यहां पे हमने क्या किया कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हमने क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस बना लिया। अब कहते हैं कि जो यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लीजिए जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा ds। लेकिन अगर एरिया है और एरिया के साथ अगर हम डायरेक्शन असाइन कर दें तो वो बन जाता है एरिया वेक्टर। मतलब ये क्या हो जाएगा, ds वेक्टर बन जाएगा। और हम और आप जानते हैं कि इससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस से 90 डिग्री पे डायरेक्शन होता है किसका, इनकैप का। ठीक है, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। साथ ही साथ अगर हमने चार्ज Q1 को पॉजिटिव ले रखा है तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही है। कहने का मतलब हुआ कि ds वेक्टर और de वेक्टर के बीच का जो एंगल जो है सो कितना है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को देखते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r. Let us draw a Gaussian surface which is a sphere of radius r with O as the center where Q1 is placed. Now angle between E and ds is 0. तो हमने पढ़ा क्या, गॉसेस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन के ऊपर 0 लगा है, इसका मतलब है ओवर क्लोज्ड सरफेस यानी जिसने एक वॉल्यूम को घेरा। ठीक है, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर वो Q है जो कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यहां पर अभी हमने क्या देखा, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हमारा कितना है, Q1। तो चलिए जब हम इसको एक्सपेंशन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, कॉस लगेगा, तो E ds cos 0 इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहां Q से तात्पर्य है वह चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। अंदर यहां कौन है, Q1 है, तो यहां पे Q1 आ गया, तो हो गया। अब आप देखिए cos 0 डिग्री कितना होता है, +1। तो आप लिखिए इसको +1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, तो वैल्यू हो जाएगा EDS इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज गौर कीजिए, आप यहां से यहां आइए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, हर जगह दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो तो r है। तो जब तक हमारा Q और R सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम होगा ना। तो आप क्या पाएंगे कि इस ओवर मतलब इस टोटल गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। नतीजा क्या होगा, इस इंटीग्रल साइन के बाहर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा ये वैल्यू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप गौर कीजिए, इन छोटे छोटे एरियाज को अगर हम जोड़ते चले जाए तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में बचपन में पढ़ा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर या स्फेरिकल सेल जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो आप देख लीजिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे इन सारे सरफेसेस को तो ये जोड़ते जोड़ते आपको कितना मिलेगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगले स्टेप में आप इसी को रीअरेंज कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमने r स्क्वायर को और एप्सिलॉन नॉट को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और उसमें अगर हमने कोई चार्ज अगर Q2 को प्लेस कर दिया तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होता है, F इज इक्वल टू Q2 टाइम्स E। तो देख लीजिए वही लिखा है। अब आप क्या करेंगे, उस E का वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, तो वैल्यू क्या मिला, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यही एक्सप्रेशन होता है हमारा किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, तो इन जनरल ये आपको एग्जाम में हमेशा डेरिवेशन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए, इसको देख के लिख लीजिए। ओके, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक दो छोटा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या करना है, चार्ज को डब्बा बंद करना है और ध्यान देना है उस डब्बे का कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होगा, बस किसी तरीका से चार्ज को चारों बगल से क्या करना है, घेर देना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मान लीजिए एक बाउल या कटोरा है जो हेमीस्फेरिकल है, अगर ये हेमीस्फेरिकल एक बाउल है और कहता है कि इस हेमीस्फेरिकल बाउल के सेंटर पे अगर हमने चार्ज Q को रख दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इससे जो फ्लक्स जो पार हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। अब इससे हमको फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या बोला कि गॉसेस थ्योरम हमारा काम कर सकता है। क्यों भाई, आप गांठ बांध लीजिए कि जहां पर हमको सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा चार्जेस का, वंस अगेन फिर से ध्यान दीजिए, जहां पे चार्जेस का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वहां हम गॉसेस थ्योरम को बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके अंदर के चार्ज को निकालने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं तीन से ज्यादातर रिलेटेड होते हैं, फ्लक्स, फील्ड या चार्ज। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैंने क्या बोला, यू हैव टू फाइंड फ्लक्स। क्वेश्चन दे देते हैं, यू फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। तो जैसा कि हमने बताया ये हेमीस्फेरिकल बाउल है, सॉल्यूशन चाहिए हमको, गॉसेस थ्योरम चाहिए। गॉसेस थ्योरम के लिए तो डब्बा बंद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अब ऐसा कीजिए, इस बाउल को देखते हुए इसी बाउल के ऊपर एक आप बाहर से दूसरा बाउल एक और वैसा ही लेके, वैसा ही कटोरा है और ले आइए और इसके ऊपर इसको रख दीजिए। हाँ, अब तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब ये हमारा चार्ज हो गया Q। तो अब जो फ्लक्स इधर से निकलेगा आप पाएंगे उतना ही फ्लक्स इधर भी तो निकलेगा ना, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। अगर अब हम कहते हैं कि नीचे से जो फ्लक्स निकला इसका वैल्यू है φ1, ऊपर से जो निकलेगा वो भी तो हो गया φ1। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम यूज करते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो क्या पाते हैं कि फ्लक्स जो है यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ जो है या क्लोज सरफेस जो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, वो चार्ज जो कि अंदर है। तो अब आप यहां क्या पाएंगे कि फाई का वैल्यू जो है वो कितना मिला, चूंकि सिमेट्रिकल है, हेमिस्फेरिकल है, नीचे का बाउल हेमिस्फेरिकल है, ऊपर का ये जो हमने मान के लाया है किसी से, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने का बराबर होगा, φ1 प्लस φ1, वैल्यू कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, आप कह सकते हैं ये 2φ1 जो है ये बराबर है कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 का वैल्यू कितना हो गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू कुछ इसी तरीका से होगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है। सेम आंसर होगा अगर आप इसी को बाउल की जगह एक अगर आप टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। मान लीजिए
अगर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने यहां सेंटर पे अगर चार्ज को दे रखा है और आपसे पूछा जाए इस चार्ज के चलते यहां फ्लक्स कितना होगा, तो एग्जैक्टली सेम आंसर होगा। आपको क्या करना होगा, एक ऐसा ही टेस्ट ट्यूब ऊपर से ले आके आपको प्लेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी उसी तरीका से कुछ निकल रहा है। तो जो अरेंजमेंट हमने यहां पे बाउल के साथ किया वही अरेंजमेंट हम यहां टेस्ट ट्यूब के साथ करेंगे और दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, आंसर सेम होगा। ये आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, ठीक से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और सवाल हो सकता है हमारा कि मान लिया जाए कि अगर एक हमने दे रखा है इस तरीका का एक स्क्वायर प्लेट जिसका कि यहां से साइड जो है ए है और यहां से इसके सरफेस से a/2 डिस्टेंस पे अगर हमने चार्ज q को प्लेस कर रखा है, ध्यान दीजिए a/2 डिस्टेंस पे रखा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स हमारा कितना निकलेगा वो देखेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये है हमारा स्क्वायर प्लेट जिसका कि साइड है a, यहां से a/2 पे चार्ज रखा है q। तो वंस अगेन गॉसेस थ्योरम को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस बनाना होगा। गॉसियन सरफेस मतलब क्या, जो कि चार्ज को डब्बा बंद करे। काम हमारा आसान हो जाएगा यदि अगर हम सिमेट्रिकल डायग्राम या सिमेट्रिकल बॉडी बना दें चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अगर हम इसी तरीका से अगर हम क्यूब की संरचना कर दें, अगर हम क्यूब बना दें, आप देख सकते हैं ये वही हमारा है ए, आप देख रहे होंगे चार्ज हमारा यहां से कितना है, a/2 पे है। तो अब हमने क्या देखा कि जब हम इसको एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं जो कि अपने आप में एक क्यूब हो गया, तो एक क्यूब के टोटल सरफेसेस होते कितने हैं, ऑब्वियसली 6 होते हैं, 1 2 3 4, एक सामने का और एक उसके पीछे का। तो अगर मान लीजिए इससे जो फ्लक्स पार हो रहा है, अगर ये फ्लक्स का वैल्यू है मान लिया जाए φ1, तो यूजिंग गॉसेस थ्योरम की बात करें तो क्या होगा, φ इज इक्वल टू E डॉट ds ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये φ कितने होंगे, हमने तो दिया है, हमें कितना सरफेस दिया गया है, हमें तो सिर्फ एक सरफेस दिया गया है ये वाला, लेकिन ऐसे ऐसे कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम कहते हैं कि लेट φ1 बी द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, तो हमारे पास तो 6 सरफेस हैं, तो हो जाएगा φ इज इक्वल टू 6φ1, ये वैल्यू कितना, q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए क्या, φ1, तो φ1 का वैल्यू कितना हो गया, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीका से आप सिमेट्रिकल बॉडीज को देख करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए।